के अनेक संविधानों की तरह ही इसमें भी बदलती परिस्थितियों और आवश्यकताओं के अनुसार संशोधन करने का प्रावधान किया गया है। संविधान के भाग 20 का अनुच्छेद 368 संसद को संविधान और इसकी प्रक्रियाओं को संशोधित करने की शक्ति देता है। तो देखिए, भारतीय संविधान के भाग 20 का अनुच्छेद 368 संसद को संविधान और इसकी प्रक्रियाओं को संशोधित करने की शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 368 में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार संसद संविधान में नए उपबंध जोड़कर या किसी उपबंध को हटाकर या बदलकर संविधान में संशोधन कर सकती है। हालांकि संसद संविधान के मूल ढांचे से जुड़े प्रावधानों में संशोधन नहीं कर सकती है और मूल ढांचे से जुड़े इस सिद्धांत को सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 में प्रतिपादित किया था। तो आइए अब देखते हैं भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण संविधान संशोधन। सबसे पहले प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951। दोस्तों, इस संशोधन के तहत सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को उन्नति के लिए विशेष उपबंध बनाने के लिए राज्यों को शक्तियां दी गईं और कानून की रक्षा के लिए संपत्ति अधिग्रहण आदि की व्यवस्था की गई। इसके अलावा दोस्तों, भूमि सुधार और न्यायिक समीक्षा से जुड़े अन्य कानूनों को 9वीं अनुसूची में स्थान दिया गया। तो प्रथम संविधान संशोधन से जुड़े कई प्रावधानों को जो भूमि सुधार और न्यायिक समीक्षा से जुड़े थे उनको 9वीं सूची में स्थान दिया गया और वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने के 3 आधार जोड़े गए थे। ये लोक आदेश, अपराध करने के लिए उकसाना और विदेशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखने के लिए। दोस्तों, इन प्रतिबंधों को और भी तर्कसंगत बनाया गया और इस प्रकार ये न्याय योग्य बना दिए गए। तो आपने देख लिया प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951। इसके बाद दूसरा महत्वपूर्ण संशोधन है चौथा संविधान संशोधन अधिनियम 1955। दोस्तों, इस अधिनियम के अंतर्गत निजी संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण के स्थान पर दिए जाने वाले भत्ते और क्षतिपूर्ति की मात्रा को न्यायालयों की जांच के दायरे से बाहर कर दिया गया और राज्य को किसी भी व्यापार का राष्ट्रीयकरण करने का अधिकार दिया गया या फिर प्राधिकृत किया गया। दोस्तों, चौथे संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 9वीं अनुसूची में कुछ और कानून यानी कुछ और अधिनियम जोड़े गए थे। इसके बाद जो अगला महत्वपूर्ण संशोधन है ये है 7वां संशोधन अधिनियम 1956। देखिए दोस्तों, इस अधिनियम के तहत यह संशोधन राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट को और राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 को लागू करने के लिए किया गया था। देखिए, 7वां संविधान संशोधन 1956 राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट और राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 को लागू करने के लिए किया गया था और इसके द्वारा द्वितीय और 7वीं अनुसूची में संशोधन किया गया। और दोस्तों, 4 राज्यों के 4 वर्गों की समाप्ति, पहले जो भाग क, ख, ग और घ श्रेणी के राज्य होते थे उनकी समाप्ति की गई और इनके स्थान पर 14 राज्य और 6 संघ शासित प्रदेशों को स्वीकृति दी गई। दोस्तों, उच्च न्यायालयों के न्याय क्षेत्र का विस्तार संघ शासित प्रदेशों तक किया गया और 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक कॉमन यानी उभयचर या उच्च न्यायालय की स्थापना की व्यवस्था की गई और इसके अलावा उच्च न्यायालय में अतिरिक्त और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था की गई। अब आइए देखते हैं 9वां संविधान संशोधन अधिनियम 1960 के अंतर्गत किए गए महत्वपूर्ण बदलाव या प्रावधान। दोस्तों, 9वां संविधान संशोधन अधिनियम इसके द्वारा भारत और पाकिस्तान की सरकारों के बीच हुए समझौते के अनुसरण में पाकिस्तान को कतिपय राज्य क्षेत्रों का हस्तांतरण करने की दृष्टि से ये संशोधन किया गया था और इस समझौते के पश्चात संघ ने इस मामले को उच्चतम न्यायालय के पास भेजा। न्यायालय ने ये निर्णय दिया कि अनुच्छेद 3 के तहत किसी राज्य को राज्य के भू क्षेत्र को घटाने की संसद की शक्ति भारत के किसी भूभाग को किसी दूसरे देश को सौंपने के मामले में लागू नहीं होती है। तो देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण संविधान संशोधन था 9वां। इसके द्वारा संविधान की प्रथम अनुसूची में परिवर्तन करके भारत और पाकिस्तान के बीच 1958 के संधि की शर्तों के अनुसार बेरूबारी, खुलना आदि क्षेत्र पाकिस्तान को दे दिए गए थे। तो देखिए, 9वां संविधान संशोधन अधिनियम
1960 के द्वारा दोस्तों संविधान की प्रथम अनुसूची या पहली अनुसूची में परिवर्तन किया गया और भारत और पाकिस्तान के बीच 1958 की संधि के शर्तों के अनुसार बेरूबारी, खुलना आदि क्षेत्र पाकिस्तान को दे दिए गए। देखिए, इसके बाद 10वां संशोधन अधिनियम 1961 है दोस्तों। 10वां संशोधन अधिनियम 1961, इसके अंतर्गत भूतपूर्व पुर्तगाली अंतः क्षेत्र, देखिए दादरा और नगर हवेली ये पुर्तगाली क्षेत्र थे और भूतपूर्व पुर्तगाली अंतः क्षेत्रों दादरा और नगर हवेली को भारत में शामिल करके उन्हें केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। तो दोस्तों 10वां संविधान संशोधन अधिनियम 1961 इस कारण महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके द्वारा पुर्तगाली क्षेत्रों दादरा और नगर हवेली को भारतीय संघ में जोड़ा गया और उसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। देखिए 11वां संशोधन अधिनियम 1961 दोस्तों, 11वां संशोधन अधिनियम 1961 जो है इसके अंतर्गत उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के प्रावधानों में परिवर्तन किया गया और इस संदर्भ में दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को बुलाया गया था। देखिए, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन प्रक्रिया में बदलाव किया गया और इसमें संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक की बजाय निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई और एक प्रावधान 11वां संशोधन 1961 के द्वारा ये किया गया कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को उपयुक्त निर्वाचक मंडल में रिक्तता के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती। तो इसमें ये निर्धारित किया गया कि निर्वाचक मंडल में पद की रिक्तता के आधार पर राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को चुनौती नहीं दी जा सकती। अगला महत्वपूर्ण संशोधन है दोस्तों 12वां संशोधन 1962। देखिए, प्रथम अनुसूची में संशोधन करके इस संशोधन के द्वारा गोवा, दमन और दीव को भारतीय संघ में शामिल किया गया। देखिए, 12वां संशोधन 1962 के द्वारा संविधान की प्रथम अनुसूची में संशोधन किया गया और इसके द्वारा गोवा, दमन और दीव को भारत में केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया। दोस्तों 13वां संविधान संशोधन 1962 दोस्तों, इसके द्वारा नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया गया और इसके लिए विशेष उपबंध किए गए। तो नागालैंड के संबंध में विशेष प्रावधान अपनाकर उसे एक राज्य का दर्जा दिया गया 13वें संशोधन अधिनियम 1962 के द्वारा। अगला जो महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है ये है दोस्तों 14वां संशोधन अधिनियम 1962। इसके द्वारा पुडुचेरी को भारतीय संघ में शामिल किया गया और संघ शासित प्रदेशों जैसे हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा, दमन और दीव तथा पुडुचेरी के लिए विधानमंडल और मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई। तो 14वां संविधान संशोधन 1962 ये महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके द्वारा पुडुचेरी या केंद्र शासित प्रदेश के रूप में पुडुचेरी को भारत में शामिल किया गया और इसके द्वारा हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा, दमन और दीव तथा पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेशों में विधानपालिका और मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई। 17वां संशोधन 1964 दोस्तों, भारतीय संविधान का जो 17वां संशोधन है 1964, इसमें संपत्ति के अधिकारों में और भी संशोधन किया गया और कुछ अन्य भूमि सुधार प्रावधानों को 9वीं अनुसूची में रखा गया। दोस्तों इसमें ये प्रावधान किया गया कि यदि भूमि का बाजार मूल्य बतौर मुआवजा न दिया जाए तो व्यक्तिगत हितों के लिए भू अधिग्रहण प्रतिबंधित कर दिया गया और 9वीं अनुसूची में 44 अतिरिक्त अधिनियमों की बढ़ोतरी की गई, यानी 9वीं अनुसूची में 44 अतिरिक्त अधिनियम जोड़े गए और इसमें ये प्रावधान किया गया कि इनकी वैधता को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो है परीक्षा नहीं की जा सकती। अगला महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है दोस्तों 18वां संशोधन अधिनियम 1966। इसमें ये स्पष्ट किया गया कि संसद की नए राज्य के निर्माण की शक्ति का अर्थ ये भी है कि संसद किसी दूसरे राज्य या संघ शासित प्रदेश के किसी भाग को किसी दूसरे राज्य या संघ शासित प्रदेश के साथ जोड़कर नया राज्य बना सकती है। तो 18वां संविधान संशोधन 1966 इस मामले में बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। इसके अंतर्गत पंजाब का भाषाई आधार पर पुनर्गठन किया गया और पंजाबी भाषी क्षेत्र को पंजाब और हिंदी भाषी क्षेत्र को हरियाणा के रूप में गठित किया गया 18वें संविधान संशोधन के द्वारा।
इसके अलावा पर्वतीय क्षेत्र हिमाचल प्रदेश को दे दिए गए और चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। तो देखिए 18वें संविधान संशोधन 1966 के द्वारा पंजाब, हरियाणा और एक केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का निर्माण किया गया। अब देखते हैं दोस्तों 21वां संविधान संशोधन 1967। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। 21वां संविधान संशोधन 1967, इसके द्वारा सिंधी भाषा, याद रखिए, सिंधी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची के अंतर्गत 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया गया। तो इसके पहले 21वें संविधान संशोधन के पहले 14 भाषाएं थीं 8वीं अनुसूची में, और 21वें संविधान संशोधन के द्वारा 1967 के द्वारा सिंधी भाषा को 15वीं भाषा के रूप में 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। दोस्तों अब आइए देखते हैं 24वें संविधान संशोधन 1971 के बारे में। दोस्तों 24वां संविधान संशोधन 1971, इस संशोधन के अंतर्गत संसद की इस शक्ति को स्पष्ट किया गया कि वह संविधान के किसी भी भाग को, जिसमें भाग 3 के अंतर्गत आने वाले मूल अधिकार भी हैं, संशोधित कर सकती है। और साथ ही ये भी निर्धारित किया गया कि संशोधन संबंधी विधेयक जब दोनों सदनों से पारित होकर राष्ट्रपति के समक्ष जाएगा तो इस पर राष्ट्रपति द्वारा सम्मति दिया जाना बाध्यकारी है। देखिए इसमें संसद को ये शक्ति दी गई कि अनुच्छेद 13 यानी मूल अधिकार और अनुच्छेद 368 में संशोधन करके मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, और संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति को अपनी मंजूरी या स्वीकृति देने के लिए इसमें बाध्यकारी बना दिया गया। 25वां संविधान संशोधन 1971। दोस्तों ये संविधान संशोधन भी महत्वपूर्ण है। 25वां संविधान संशोधन, इसमें संपत्ति के मौलिक अधिकार में कटौती की गई और ये भी व्यवस्था की गई कि अनुच्छेद 39 ख या ग में वर्णित नीति निदेशक तत्वों को प्रभावी करने के लिए बनाए गए किसी विधि को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि वो अनुच्छेद 14, 19 और 31 द्वारा मौलिक अधिकारों के संदर्भ में दी गई गारंटी का उल्लंघन करता है। देखिए 26वां संविधान संशोधन 1971। दोस्तों 26वें संशोधन के द्वारा देशी राज्यों के भूतपूर्व नरेशों के विशेष अधिकारों यानी प्रीवी पर्स की सुविधाओं को समाप्त कर दिया गया था। तो भूतपूर्व देशी राज्य जो थे उनके शासकों की विशेष उपाधियां और उनके प्रीवी पर्सेज को समाप्त किया गया था 26वें संविधान संशोधन 1971 के द्वारा। तो ये संशोधन बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए 26वां संविधान संशोधन 1971, इसके द्वारा भूतपूर्व देशी राज्यों के शासकों की विशेष उपाधियां और उनके प्रीवी पर्सेज को समाप्त कर दिया गया था। अगला महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है दोस्तों 31वां संविधान संशोधन यानी 31st अमेंडमेंट 1973। दोस्तों इस संविधान संशोधन के द्वारा ये प्रावधान किया गया कि लोकसभा के सदस्य संख्या 525 से 545 कर दी गई। इसके अलावा वर्ष 1971, देखिए वर्ष 1971 की जनगणना के तहत भारत की जनसंख्या में वृद्धि दर्ज की गई और इसी के कारण लोकसभा की सीटों की संख्या 525 से 545 कर दी गई 31वें संविधान संशोधन अधिनियम 1973 के द्वारा। 33वां संशोधन अधिनियम 1974। दोस्तों इसके अंतर्गत अनुच्छेद 101 और 190 में संशोधन करके ये प्रावधान किया गया कि संसद और राज्य विधानमंडल के सदस्यों का त्यागपत्र अध्यक्ष और सभापति केवल तभी स्वीकार कर सकता है जब वह आश्वस्त हो जाए कि त्यागपत्र ऐच्छिक या वास्तविक है। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण संशोधन था 33वां संविधान संशोधन 1974। देखिए 34वां संविधान संशोधन भी है दोस्तों। 34वां संशोधन 1974, इसके द्वारा विभिन्न राज्यों द्वारा पारित 20 भूमि सुधार अधिनियमों को 9वीं अनुसूची में प्रवेश देते हुए उन्हें न्यायालय द्वारा संवैधानिक वैधता से परीक्षण से मुक्त कर दिया गया था। और 35वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974, दोस्तों इसके द्वारा सिक्किम को दिए गए संरक्षित राज्य के दर्जे को समाप्त कर दिया गया। तो ये प्रश्न भी पूछा जाता है, हम दोहरा रहे हैं 35वें संविधान संशोधन के बारे में। देखिए 35वां संविधान संशोधन 1974, इसके द्वारा सिक्किम का संरक्षित राज्य का दर्जा समाप्त करके उसे संबद्ध राज्य के रूप में या सह राज्य के रूप में भारतीय संघ में प्रवेश दिया गया।
तो 35वें संविधान संशोधन 1974 के द्वारा सिक्किम को सह राज्य का दर्जा देकर भारतीय संघ में शामिल किया गया। और 36वां संविधान संशोधन 1975 दोस्तों इसलिए महत्वपूर्ण है कि 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के द्वारा सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है कि सिक्किम को भारतीय संघ का पूर्ण राज्य किस संविधान संशोधन के द्वारा बनाया गया, तो ये था 36th अमेंडमेंट 1975 यानी 36वां संविधान संशोधन 1975। इसके द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बनाया गया और इस तरह सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था। दोस्तों 38वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा को गैर वाद योग्य बना दिया गया। इसके अलावा राष्ट्रपति, राज्यपाल और केंद्र शासित प्रदेश के शासकों को जारी अध्यादेशों को गैर वाद बनाया गया और राष्ट्रपति को विभिन्न आधारों पर राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा जारी करने की शक्तियां 38वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा दी गई थी। 39वां संशोधन अधिनियम दोस्तों 1975 का है और इस संशोधन के द्वारा इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस फैसले की प्रतिक्रिया के संबंध में लाया गया था जिसमें न्यायालय ने समाजवादी नेता राजनारायण की याचिका पर तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के लोकसभा में निर्वाचन को अवैधानिक करार दिया गया था। तो देखिए 39वां संविधान संशोधन 1975 इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस फैसले की प्रतिक्रिया के संदर्भ में लाया गया था जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने समाजवादी नेता राजनारायण की याचिका पर तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के लोकसभा में निर्वाचन को अवैधानिक घोषित किया गया था। और 39वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष से संबंधित विवादों को न्यायपालिका के क्षेत्राधिकार से बाहर रखा गया। देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण संशोधन था 39वां संविधान संशोधन 1975। इसके द्वारा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन संबंधी विवादों को न्यायिक परीक्षण से या न्यायिक दायरे से मुक्त कर दिया गया था। यानी यहाँ पर संसद को अधिक मजबूत और सर्वोच्च बना दिया गया न्यायपालिका के समक्ष। और इस संविधान संशोधन के द्वारा ये भी निर्धारित किया गया कि इससे संबंधित विवादों का निर्धारण संसद द्वारा सुनिश्चित किए गए प्राधिकरण के द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों 41वां संविधान संशोधन 1976 है जिसके द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवा मुक्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई और संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवानिवृत्ति की अधिकतम आयु 65 वर्ष रहने दी गई थी। दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण संविधान संशोधन भारतीय संविधान का जो कहा जाता है वो है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 और शायद ही राजनीति विज्ञान और नागरिक शास्त्र तथा भारतीय राज्य व्यवस्था जिस भी परीक्षा में पूछा जाता हो वहाँ 42वें संविधान संशोधन से एक आध प्रश्न न पूछे जाएं, क्योंकि ये संविधान संशोधन इतना बड़ा और व्यापक है कि इस संशोधन को लघु संविधान के रूप में जाना जाता है और इसने स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों को भी प्रभावी बनाने का कार्य किया था। तो आइए देखते हैं 42वें संविधान संशोधन के द्वारा कौन से व्यापक परिवर्तन लाए गए। दोस्तों 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता 3 नए शब्द जोड़े गए थे। इसके अलावा एक नए भाग 4 क में नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्यों के लिए अनुच्छेद 51A या 51 क जोड़ा गया। इसके अलावा 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ये प्रावधान किया गया कि कैबिनेट की सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति को बाध्य कर दिया गया। इसके अलावा प्रशासनिक अधिकारों और अन्य मामलों के लिए अधिकारों की व्यवस्था की गई और 1971 की जनगणना के आधार पर वर्ष 2001 तक
लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के सीटों की संख्या को निश्चित कर दिया गया। और दोस्तों, संवैधानिक संशोधन को न्यायिक दायरे से बाहर कर दिया गया है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायिक समीक्षा और रिट न्याय क्षेत्र की शक्तियों में कटौती भी की गई। इसके अलावा दोस्तों, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष किया गया था 42वें संविधान संशोधन द्वारा। और ये व्यवस्था की गई कि डीपीएसपी के क्रियान्वयन के लिए बनाए गए कानूनों को इस आधार पर अवैध करार नहीं दिया जा सकता कि वे कानून मौलिक अधिकारों का हनन करते हैं। दोस्तों, इस प्रकार 42वें संविधान संशोधन के द्वारा सभी नीति निर्देशक सिद्धांतों को मूल अधिकारों पर सर्वोच्चता सुनिश्चित की गई थी। और इसके अलावा दोस्तों, संसद को राष्ट्र विरोधी गतिविधियों से निपटने के लिए विधि बनाने की शक्तियां दी गई और ये स्पष्ट किया गया कि ये कानून मौलिक अधिकारों से प्रभावित नहीं होंगे। इसके अलावा 3 नए नीति निर्देशक तत्व जोड़े गए 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भूमिका और पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन तथा वन और वन्य जीवों का संरक्षण, ये 3 नए नीति निर्देशक तत्व जोड़े गए। इसके अलावा भारत के किसी भाग में राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा की व्यवस्था की गई और किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की अवधि को एक बार में 6 माह से बढ़ाकर 1 वर्ष तक कर दिया गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। इसके अलावा किसी भी राज्य में कानून और व्यवस्था की गंभीर स्थिति से निपटने के लिए केंद्र को सशस्त्र बलों को भेजने का अधिकार और शक्तियां दी गईं, यानी केंद्र को और भी शक्तिशाली बनाया गया। और 5 विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में भेजा गया। ये थे शिक्षा, वन, वन्य जीव और पक्षियों का संरक्षण, नाप तौल और न्याय प्रशासन, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों को छोड़कर अन्य सभी न्यायालयों के गठन और संगठन को ये राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में घोषित कर दिया गया। तो देखिए, 42वां संविधान संशोधन भारतीय संविधान में बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसको लघु संविधान की संज्ञा भी दी जाती है। इस संविधान के द्वारा जो महत्वपूर्ण परिवर्तन लाए गए थे वो ये पूछता है परीक्षाओं में कि संविधान की प्रस्तावना में पहला जो संशोधन किया गया था वो 42वां संविधान संशोधन 1976। देखिए, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पहली बार संशोधन किया गया और इसमें प्रस्तावना में 3 नए शब्द समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। इसके अलावा नीति निर्देशक सिद्धांतों को मूल अधिकारों पर सर्वोच्चता दी गई और संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को अनुच्छेद 51 क के द्वारा भाग 4 क में जोड़े गए और ये सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिशों के आधार पर जोड़े गए थे। इसके अलावा दोस्तों, सभी विधानसभाओं और लोकसभा की सीटों की संख्या को इस शताब्दी के अंत तक के लिए स्थिर किया गया था और लोकसभा और विधानसभाओं की अवधि 5 से 6 साल कर दी गई थी। और दोस्तों, इसके द्वारा आप जानते हैं कि मंत्रिपरिषद ये निर्धारित किया गया कि राष्ट्रपति जो है मंत्रिपरिषद और उसके प्रमुख प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार कार्य करेगा। तो 42वां संविधान संशोधन बहुत ही महत्वपूर्ण संशोधन है। इसके सभी प्रावधानों को एक बार आप अवश्य नोट कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ से 1-2 प्रश्न अवश्य ही पूछे जाते हैं सभी परीक्षाओं में। आइए देखते हैं 43वां संविधान संशोधन 1977। दोस्तों, इस संशोधन के द्वारा न्यायिक समीक्षा और रिट जारी करने के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायिक अधिकारों को पुनः स्थापित किया गया और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के संदर्भ में विधि बनाने की संसद की विशेष शक्तियों को समाप्त कर दिया गया। दोस्तों, जिस प्रकार से 42वां संविधान संशोधन 1976 महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 भी बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, इसके अंतर्गत राष्ट्रीय आपात स्थिति लागू करने के लिए इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो बदलाव हुआ था, राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति लागू करने के लिए आंतरिक अशांति के स्थान पर सैन्य विद्रोह को जो है प्रतिस्थापित कर दिया गया था ताकि इसका दुरुपयोग न हो सके, क्योंकि आंतरिक अशांति शब्द अपने आप में बहुत व्यापक है और इससे आपातकालीन शक्तियों को लागू करने के लिए विशेष अधिकार या बहुत व्यापक अधिकार
मिल जाते हैं। इसके अलावा 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संपत्ति का अधिकार, जो राइट ऑफ प्रॉपर्टी था दोस्तों, उसको मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया और उसे एक विधिक या कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो देखिए, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं का जो वास्तविक कार्यकाल था, इसको 6 वर्ष से, जो कि 42वें संविधान संशोधन में 6 वर्ष कर दिया गया था, उसको पुनः 5 वर्ष कर दिया गया। संसद और राज्य विधानमंडलों में कोरम की व्यवस्था को पूर्ववत रखा गया और संसद और राज्य विधानमंडलों की कार्रवाइयों की खबरों को समाचार पत्रों में प्रकाशन को संवैधानिक संरक्षण दिया गया 44वें संविधान संशोधन द्वारा। इसके अलावा दोस्तों, कैबिनेट की सलाह को पुनर्विचार के लिए एक बार लौटाने या वापस भेजने की राष्ट्रपति को शक्तियां दी गईं, लेकिन पुनर्विचारित सलाह को राष्ट्रपति को मानने के लिए बाध्य कर दिया गया 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। दोस्तों, अध्यादेशों को जारी करने के संबंध में राष्ट्रपति, राज्यपाल और प्रशासकों की अंतिम संतुष्टि वाले उपबंध को समाप्त कर दिया गया और सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों की कुछ शक्तियों को पुनः बहाल किया गया था 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। और इसमें देखिए, जो सबसे महत्वपूर्ण और कई बार प्रश्न पूछा है कि राष्ट्रीय आपात के संदर्भ में आप आंतरिक अशांति के जगह पर सशस्त्र विद्रोह शब्द का प्रयोग ये 44वें संविधान संशोधन द्वारा स्थापित किया गया था। इसके अलावा राष्ट्रपति द्वारा कैबिनेट की लिखित सिफारिश के आधार पर ही राष्ट्रीय आपात की घोषणा की व्यवस्था की गई और राष्ट्रपति शासन और राष्ट्रीय आपातकाल के संदर्भ में कुछ प्रक्रियात्मक सुरक्षा यानी सेफ गार्ड्स के उपाय 44वें संविधान संशोधन द्वारा किए गए। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो बनता है 44वें संविधान संशोधन से, वो ये है, देखिए, मौलिक अधिकारों की सूची में संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया और उसे केवल एक विधिक अधिकार या वैधानिक अधिकार या विधिक या कानूनी अधिकार बना दिया गया। दोस्तों, अनुच्छेद 20 और 21 के द्वारा प्रदत्त जो मूल अधिकार हैं, उनको राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता। इसकी व्यवस्था संविधान के 44वें संविधान संशोधन द्वारा की गई और ये संविधान संशोधन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा 44वें संविधान संशोधन के द्वारा उस उपबंध को हटा दिया गया जिसने न्यायपालिका की राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और अध्यक्ष के निर्वाचन संबंधी विवादों पर निर्णय देने की शक्ति छीन ली थी। तो देखिए, संविधान में दो सबसे महत्वपूर्ण और बड़े संशोधन 42वां संविधान संशोधन 1976 और 44वां संविधान संशोधन 1978 है और यहाँ से संशोधन से संबंधित प्रश्न अवश्य बनते हैं। दोस्तों, इसके अलावा देखिए, 44वां संविधान संशोधन के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण संशोधन आता है 50वां संशोधन अधिनियम 1984। दोस्तों, इसके द्वारा क्या किया गया था कि अनुच्छेद 33 में संशोधन करके सैन्य सेवाओं की पूरक सेवाओं में कार्य करने वालों के लिए आवश्यक सूचनाएं एकत्रित करने, देश की संपत्ति की रक्षा करने और कानून और व्यवस्था से संबंधित दायित्व दिए गए और साथ ही इन सेवाओं के द्वारा उचित कर्तव्य पालन के लिए संसद को कानून बनाने के अधिकार भी 50वें संशोधन अधिनियम 1984 के द्वारा दिया गया। एक महत्वपूर्ण संशोधन है 52वां संशोधन अधिनियम 1985। देखिए, 52वां संशोधन अधिनियम ये क्यों लाया गया था? तो दोस्तों, इस संशोधन के द्वारा राजनीतिक दल बदल पर अंकुश लगाने का लक्ष्य रखा गया था। दल बदल और आया राम और गया राम राजनीति को रोकने के लिए संविधान का 52वां संशोधन 1985 लाया गया और दोस्तों, संसद और विधानमंडलों के सदस्यों को दल बदल के आधार पर अयोग्य ठहराने की व्यवस्था की गई इस संशोधन के द्वारा और इस संदर्भ में विस्तृत जानकारी के लिए एक नई अनुसूची यानी 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। तो ये संशोधन 52वां संविधान संशोधन बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई बार इसमें पूछा जाता है कि दल बदल विरोधी कानून के रूप में 52वां संविधान संशोधन अधिनियम कब पारित हुआ था। इसके अलावा दोस्तों, एक प्रश्न ये बनता है कि 52वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी। दोस्तों, 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा आप जानते हैं कि दल बदल विरोध या दल बदल पर अंकुश लगाने का लक्ष्य रखा गया और इसमें संसद और विधानमंडल के उन सदस्यों को अयोग्य घोषित किया जाने का प्रावधान किया गया
जो उस दल को छोड़ते हैं जिसके चुनाव चिन्ह पर उन्होंने चुनाव लड़ा है। पर लेकिन यहाँ पर एक ऐसी बात थी कि यदि किसी दल की संसदीय पार्टी के 1/3 सदस्य अलग दल बनाना चाहते हैं तो उन पर 52वें संविधान संशोधन द्वारा अयोग्यता लागू नहीं होगी और दल बदल विरोधी इन प्रावधानों को संविधान की 10वीं अनुसूची में रखा गया है। तो देखिए 52वां संविधान संशोधन 1985 बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके द्वारा दल बदल विरोधी प्रवृत्तियों पर अंकुश लगाने का प्रावधान किया गया और इसके द्वारा संविधान में एक नई 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। अब आइए देखते हैं 58वां संविधान संशोधन दोस्तों 1987। 58वां संविधान संशोधन 1987 इसके द्वारा राष्ट्रपति को संविधान का प्राधिकृत हिंदी पाठ प्रकाशित कराने का अधिकार दिया गया था। तो राष्ट्रपति को संविधान का प्रामाणिक हिंदी संस्करण प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया था 58वें संविधान संशोधन 1987 के द्वारा। दोस्तों इसके बाद एक 60वां संविधान संशोधन है जो 1988 में था। इसके अंतर्गत व्यवसाय कर की सीमा 250 रुपये से बढ़ाकर 2500 रुपये प्रतिवर्ष प्रति व्यक्ति तय कर दी गई थी। तो इसलिए ये 60वां संविधान संशोधन 1988 भी महत्वपूर्ण है। दोस्तों 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन की तरह एक और महत्वपूर्ण संशोधन जिसको हम स्टार कर रहे हैं, यहाँ से हमेशा प्रश्न पूछा जाता है 61वां संविधान संशोधन 1989। दोस्तों 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में चुनाव में मत देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। तो दोस्तों 1989 से पूर्व जो मत देने की न्यूनतम आयु भारत में थी वो 21 वर्ष थी, यानी 21 ईयर्स। लेकिन 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। और ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 इसके द्वारा लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में मत देने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष की गई थी। अब आइए देखते हैं दोस्तों, देखिए 65वां संविधान संशोधन 1990 ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके द्वारा 65वें संविधान संशोधन 1990 के द्वारा अनुच्छेद 338 में संशोधन करके अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग के गठन की व्यवस्था की गई। तो देखिए एससी और एसटी यानी शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए राष्ट्रीय आयोग में विशेष अधिकारी के स्थान पर एक बहुसदस्यीय राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग की स्थापना 65वें संविधान संशोधन 1990 के द्वारा की गई। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है। अगला संशोधन है दोस्तों 69वां संविधान संशोधन यानी 69th अमेंडमेंट 1991। 69वां संविधान संशोधन इसको भी हम स्टार कर रहे हैं। दोस्तों इस संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया और दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के लिए विधान परिषद और मंत्रिपरिषद का उपबंध किया गया। तो ये संशोधन याद कर लीजिए। 69वां संविधान संशोधन 1991 इसके द्वारा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को विशेष दर्जा देते हुए उसे एनसीआर यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली बनाया गया और दिल्ली के लिए 70 सदस्यीय विधानसभा और 7 सदस्यीय मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई। दोस्तों 71वां संविधान संशोधन 1992 ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। 71वें संविधान संशोधन के द्वारा 8वीं अनुसूची में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली इन 3 भाषाओं को शामिल किया गया। दोस्तों इसके पहले जो 8वीं अनुसूची में भाषाएं थीं 15 थी। 71वें संविधान संशोधन के द्वारा 3 और भाषाओं को जोड़ दिया गया। अब यानी 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या 18 हो गई। अब आइए देखते हैं दोस्तों सर्वाधिक महत्वपूर्ण पंचायती राज के संबंध में 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। दोस्तों 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 लिखा जाता है, लेकिन ये संशोधन अधिनियम याद कर लीजिए 25 अप्रैल 1993 को प्रवृत्त हुआ था।
तो 25 अप्रैल 1993 इसके द्वारा 73वां संविधान संशोधन प्रवृत्त हुआ था और 74वां संविधान संशोधन 1 जून 1993 से प्रवृत्त हुआ था। देखिए 73वां संविधान संशोधन 1992 दोस्तों, इसके अंतर्गत संविधान में एक नई अनुसूची 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। तो 73वें संशोधन के द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और इसके पंचायती राज संबंधी प्रावधानों को इसमें शामिल किया गया और इस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में दोस्तों एक नया भाग 9 भी जोड़ा गया। भाग 9 और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई 73वें संविधान संशोधन से और पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा और संरक्षण प्रदान करने का कार्य 73वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। दोस्तों, इसमें अनुच्छेद 243 और अनुच्छेद 243 क से 243 अड़ तक के अनुच्छेद शामिल हैं। तो 73वां संविधान संशोधन यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। दोस्तों, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा 73वें संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया और इसके लिए पंचायत नाम से एक नया भाग 9 जोड़ा गया। संविधान में इसके अलावा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और ग्राम पंचायतों के कार्य और अधिकार के लिए 29 विषय शामिल किए गए। अब आइए देखते हैं दोस्तों 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। दोस्तों, 74वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में 12वीं अनुसूची शामिल की गई। देखिए 73वें संविधान के द्वारा 73वें संशोधन के द्वारा भाग 9 जोड़ा गया था और 11वीं अनुसूची शामिल की गई थी। 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा 12वीं अनुसूची जोड़ी गई और भाग 9 क यानी 9 क या 9A के नाम से एक नया भाग भी जोड़ा गया। दोस्तों, 74वां संविधान संशोधन इस रूप में महत्वपूर्ण है कि इसमें नगर पालिका, नगर निगम और नगर परिषदों से संबंधित प्रावधान किए गए हैं और शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा और संरक्षण 74वें संविधान संशोधन से दिया गया था। दोस्तों, 12वीं अनुसूची जोड़कर शहरी निकायों के लिए 18 विषय जो है रखे गए हैं उनके कार्य और अधिकारों के संबंध में। इसके अलावा देखिए 76वां संविधान संशोधन। दोस्तों, 76th अमेंडमेंट जो था 1994 का है और 76वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान की 9वीं अनुसूची में संशोधन किया गया और तमिलनाडु सरकार द्वारा पारित पिछड़े वर्गों के लिए सरकारी नौकरियों में 69% के आरक्षण को उपबंध करने वाली अधिनियम को 9वीं अनुसूची में शामिल कर दिया गया। इसके अलावा दोस्तों 77वां संशोधन अधिनियम 1995, तो इसमें अनुसूचित जातियों और जनजातियों को सरकारी नौकरियों में पदोन्नति यानी प्रमोशन के मामले में आरक्षण देने की व्यवस्था की गई और उस संशोधन से प्रोन्नति के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय को निरस्त कर दिया गया। इसके अलावा देखिए यहाँ पे 79वां संविधान संशोधन 1999, इसके द्वारा 79वां दोस्तों, इसके द्वारा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की अवधि 25 जनवरी 2010 तक के लिए बढ़ा दी गई और इस संशोधन के माध्यम से व्यवस्था की गई कि अब राज्यों को प्रत्यक्ष केंद्रीय करों से प्राप्त कुल धनराशि का 29% हिस्सा मिलेगा। 80वां संविधान संशोधन। दोस्तों, 80वां संविधान संशोधन अधिनियम 2000 बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस संशोधन के द्वारा केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व बंटवारे की वैकल्पिक व्यवस्था की गई और ये व्यवस्था 10वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर की गई थी, जिसमें ये कहा गया था कि केंद्रीय करों और शुल्कों का 29% राज्यों के बीच बांट दिया जाना चाहिए। अब आइए देखते हैं 81वां संविधान संशोधन अधिनियम 2000। देखिए दोस्तों, 81वां संविधान संशोधन अधिनियम 2000 के द्वारा राज्यों को अधिकृत किया गया कि वो किसी वर्ष खाली पड़ी हुई आरक्षित सीटों को अलग से रिक्त सीटें माने और उन्हें अगले वर्ष किसी वर्ष में भरे जाने की व्यवस्था करें, जो कि बैकलॉग जिनको कहा जाता है। दोस्तों, इस तरह के संशोधन में बैकलॉग पदों या बैकलॉग वैकेंसीज में आरक्षण की 50% सीमा को समाप्त कर दिया गया। देखिए, अब आइए देखते हैं 82वां संविधान संशोधन सन 2000।
दोस्तों, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए इस संशोधन में राज्यों को सरकारी नौकरियों में आरक्षित रिक्त स्थानों की भर्ती के प्रोन्नति के मामले में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम प्राप्तांकों में छूट प्रदान करने की अनुमति प्रदान की गई 82वें संविधान संशोधन अधिनियम सन 2000 के द्वारा। दोस्तों, 84वां संविधान संशोधन 2001 ये लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में सीटों के पुनर्निर्धारण पर अगले 25 वर्षों यानी वर्ष 2026 तक के लिए प्रतिबंध बढ़ा दिया गया और इसका उद्देश्य जनता को सीमित करने के उपायों को, जनसंख्या को सीमित करने के उपायों को प्रोत्साहित करना था। तो 84वें संविधान संशोधन 2001 के द्वारा लोकसभा और विधानसभा की सीटों की संख्या को वर्ष 2026 तक कोई परिवर्तन न करने का प्रावधान रखा गया। अब आइए देखते हैं 85वां संविधान संशोधन 2001। दोस्तों, 85वां संविधान संशोधन 2001 के द्वारा सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जाति और जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था की गई। तो देखिए, 85वां संविधान संशोधन या 85th अमेंडमेंट दोस्तों, इसके द्वारा सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जाति और जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए पदोन्नति यानी प्रमोशन में आरक्षण की व्यवस्था की गई। और एक महत्वपूर्ण संशोधन जिससे बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, ये हैं 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002। देखिए दोस्तों, 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा देश में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देने का प्रावधान किया गया। तो देखिए, इस संविधान संशोधन के द्वारा, और यहाँ से प्रश्न भी कई सारे बनते हैं कि किस संविधान संशोधन के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित किया गया। तो ये था 86वां संविधान संशोधन 2002। इसके अलावा दोस्तों, अनुच्छेद 21A के तहत प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया और नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 45 की विषय वस्तु को बदला गया। साथ ही अनुच्छेद 51 में एक नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। तो पहले जहां मौलिक कर्तव्यों की संख्या अनुच्छेद 51 क में 10 थी, अब मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 हो गई है 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। अब आइए देखते हैं 87वां संशोधन अधिनियम 2003। तो इसके द्वारा राज्यों में क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्निर्धारण और युक्तिकरण का आधार वर्ष 2001 की जनगणना को बनाया गया। इससे पहले 84वें संविधान संशोधन के तहत वर्ष 1991 की जनगणना को आधार बनाया गया था। 89वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। दोस्तों, 89वां संविधान संशोधन 2003 ये अनुसूचित जनजाति के लिए पृथक राष्ट्रीय आयोग की व्यवस्था 89वें संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा की गई, क्योंकि इसके पहले क्या था कि अनुसूचित जाति और जनजाति, देखिए, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग एक था और इस आयोग को 89वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा 2 भागों में बांट दिया गया। देखिए, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अनुच्छेद 338 में वर्णित है और 89वें संविधान संशोधन के द्वारा एक राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग अनुच्छेद 338 के तहत गठित कर दिया गया। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को संवैधानिक दर्जा अनुच्छेद 338A के द्वारा 89वें संविधान संशोधन 2003 में किया गया। इसके बाद 90वां संविधान संशोधन 2003 है, जो कि असम विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों और गैर अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व से संबंधित था। और महत्वपूर्ण संशोधन दोस्तों, 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। देखिए, 91वां संशोधन दोस्तों, दल बदल व्यवस्था में इसके द्वारा संशोधन किया गया। केवल संपूर्ण दल के विलय को मान्यता दी गई और केंद्र और राज्य में मंत्रिपरिषद के सदस्य संख्या क्रमशः लोकसभा और विधानसभा की सदस्य संख्या का 15% होगा। जहां पर सदन की सदस्य संख्या 40-40 है, वहाँ पर जो है मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या 12 होगी। तो ये जो 91वां संविधान संशोधन 2003 था, मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित करने के लिए
और दल बदलुओं को सार्वजनिक पद प्राप्त करने से रोकने के लिए तथा दल बदल कानून को और भी मजबूत करने के लिए 91st अमेंडमेंट 2003 जो है पारित किया गया था। दोस्तों, केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के कुल क्षमता या सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। ये प्रावधान संविधान के 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा किया गया। और संसद के किसी भी सदन के किसी राजनीतिक दल का सदस्य यदि दल बदल के आधार पर अयोग्य ठहराया जाता है तो वो सदस्य मंत्री बनने के लिए अयोग्य या निरर्हक हो जाएगा। ये प्रावधान भी अनुच्छेद संशोधन 91वें संशोधन के द्वारा किया गया। और एक महत्वपूर्ण ये कि किसी राज्य में मंत्रियों की कुल संख्या मुख्यमंत्री सहित उस राज्य की विधानसभा के कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। लेकिन यदि किसी राज्य के मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की न्यूनतम संख्या 12 से कम नहीं होगी। इसके अलावा राज्य विधायिका के किसी भी सदन का सदस्य चाहे वह किसी भी राजनीतिक दल से हो, दल बदल के आधार पर अयोग्य ठहराया जाता है तो वो मंत्री बनने के अयोग्य होगा। और संसद या राज्य विधानमंडलों के किसी भी सदन का कोई भी पार्टी का सदस्य यदि दल बदल के आधार पर अयोग्य करार दिया जाता है तो वह सदस्य लाभ के किसी राजनीतिक पद के लिए भी अयोग्य माना जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण, दल बदल विरोधी कानून को मजबूत करने के लिए इसमें किया गया कि 10वीं अनुसूची में वर्णित विधायक दल के 1/3 सदस्यों को दल बदल से अयोग्य घोषित होने से रोकने वाले प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है। और इसका अर्थ ये हुआ कि दल बदलुओं के बीच फूट के आधार पर उन्हें कोई संरक्षण नहीं मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों, 92वां संविधान संशोधन 2003 भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके द्वारा 8वीं अनुसूची में 4 और नई भाषाएं जोड़ी गई। ये भाषाएं थी बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। देखिए, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली, इसके द्वारा अब जो 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या थी 18 से बढ़कर 22 हो गई। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण था। दोस्तों, 92वां संविधान संशोधन से संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 नई भाषाएं जोड़ी गई और अब 8वीं अनुसूची में भाषाओं की या मान्यता प्राप्त भाषाओं की कुल संख्या 22 हो गई है। ये प्रश्न भी पूछा जाता है। अब आइए देखते हैं 93वां संविधान संशोधन 2005। दोस्तों, 93वें संविधान संशोधन 2005 के द्वारा शिक्षा संस्थानों में अनुसूचित जाति और जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के नागरिकों के दाखिले के लिए सीटों के आरक्षण की व्यवस्था की गई और संविधान के अनुच्छेद 15 की धारा 4 के प्रावधानों के तहत की गई है। तो ये संशोधन उच्चतम न्यायालय द्वारा इनामदार मामले 2005 में दिए गए फैसलों को निरस्त करने के लिए किया गया था। और इस केस में कोर्ट ने निर्णय दिया था कि राज्य अल्पसंख्यक और गैर अल्पसंख्यकों की गैर सहायता प्राप्त निजी और प्रोफेशनल कॉलेजों में अपनी आरक्षण नीति को नहीं थोप सकता। और कोर्ट ने घोषणा की कि निजी गैर सहायता प्राप्त शैक्षिक संस्थानों में आरक्षण असंवैधानिक है। अब 93वें संविधान संशोधन 2005 के बाद 94वां संविधान संशोधन 2006 है और इसके द्वारा बिहार राज्य को एक जनजाति कल्याण मंत्री नियुक्त करने के उत्तरदायित्व से मुक्त कर दिया गया और इस प्रावधान को झारखंड और छत्तीसगढ़ राज्यों में लागू कर दिया गया। दोस्तों, 95वां संविधान संशोधन अधिनियम 2009 ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके द्वारा अनुच्छेद 334 में संशोधन करके लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का आरक्षण और आंग्ल भारतीय, जो संसद में 2 आंग्ल भारतीय सदस्यों को मनोनीत करने का प्रावधान था, इसको 2020 तक के लिए बढ़ाया गया था 95वें संविधान संशोधन अधिनियम 2009 के द्वारा। दोस्तों, 96वां संविधान संशोधन अधिनियम 2001। तो 96वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 दोस्तों, इस संविधान संशोधन के द्वारा 8वीं अनुसूची में उड़िया के स्थान पर ओडिया और देखिए उड़िया के स्थान पर ओडिया और उड़ीसा के स्थान पर ओडिशा जो है इसका प्रावधान किया गया था उड़िया भाषा के लिए। 97वां संशोधन अधिनियम 2011। तो दोस्तों, इस संशोधन के द्वारा देखिए सहकारी समितियों को एक संवैधानिक स्थान और संरक्षण प्रदान किया गया।
97th अमेंडमेंट 2011 के द्वारा सहकारी समितियों को एक संवैधानिक स्थान और संरक्षण दिया गया और संशोधन के द्वारा संविधान में 3 बदलाव किए गए। एक तो सहकारी समिति बनाने का अधिकार एक मौलिक अधिकार बन गया अनुच्छेद 19(1) ग के द्वारा, और राज्य के जो है नीति में सहकारी समितियों को बढ़ावा देने का एक नया नीति निर्देशक सिद्धांत जोड़ा गया अनुच्छेद 43 ख के द्वारा, और सहकारी समितियां नाम से एक नया भाग, देखिए सहकारी समितियां नाम से एक नया भाग 9B जोड़ा गया संविधान के द्वारा संविधान में। तो ये दोस्तों 97वां संविधान संशोधन 2011 सहकारी समितियों से संबंधित है। अब आइए देखते हैं दोस्तों 98वां संविधान संशोधन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। 98वां संविधान संशोधन अधिनियम 2012 दोस्तों, इसके द्वारा संविधान में अनुच्छेद 371J शामिल किया गया था, जिसका उद्देश्य कर्नाटक के राज्यपाल को हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र के विकास के लिए कदम उठाने के लिए सशक्त करना था। दोस्तों 99वां संविधान संशोधन अधिनियम 2014 ये बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही विवादित संशोधन रहा था। इसके द्वारा क्या किया गया कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना NJAC यानी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन की स्थापना की गई 99वें संविधान संशोधन 2014 के द्वारा। दोस्तों इसके द्वारा क्या किया गया कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली के स्थान पर एक नए निकाय राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना की। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दोस्तों वर्ष 2015 में इस संशोधन को असंवैधानिक और शून्य यानी नल एंड वाइड घोषित कर दिया गया और पुनः कॉलेजियम प्रणाली को फिर से बहाल किया गया। तो देखिए 99वां संविधान संशोधन 2014 जो एक राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना की बात थी, उसको सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2015 में असंवैधानिक और शून्य घोषित करते हुए पुरानी कॉलेजियम प्रणाली को फिर से बहाल किया है। अब आइए देखते हैं 100वां संविधान संशोधन 2014। दोस्तों 100वें संविधान संशोधन अधिनियम 2014 के द्वारा भारत और बांग्लादेश के बीच 1974 का भूमि सीमा समझौता हुआ और इसके द्वारा भारत और बांग्लादेश के बीच कुछ भूखंडों का अधिग्रहण और आदान प्रदान किया गया और इस उद्देश्य के लिए संविधान की पहली अनुसूची में 4 राज्यों के क्षेत्रों असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय और त्रिपुरा से संबंधित प्रावधानों में जो है संशोधन किया गया। देखते हैं 100वां संविधान संशोधन के बाद 101वां संविधान संशोधन 101वां संविधान संशोधन 2016 101वां संविधान संशोधन 2016 इसको मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूँ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण संशोधन है। दोस्तों आप जानते हैं कि 101वें संविधान संशोधन के द्वारा वस्तु और सेवा कर, देखिए वस्तु और सेवा कर व्यवस्था यानी GST लागू किया गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण है। 101वां संविधान संशोधन 2016 में हुआ और इसके जरिए वस्तु और सेवा कर को लागू किया गया और इस संशोधन के द्वारा देश भर में वस्तुओं और सेवाओं पर लगाए जाने वाले सभी अप्रत्यक्ष करों में एक रूपता लाई गई। देखिए देश में वस्तु और सेवाओं के दरों में एक रूपता लाई गई और GST का मकसद जो था भारत में एक स्थिर कर दर के साथ एक सामान्य बाजार बनाना था और GST ने सेवा कर, उत्पाद शुल्क जैसे सभी करों को एक कर में मिला दिया, जिससे कराधान सरल हुआ और करों की गणना आसान हो गई, जिससे अनुपालन का बोझ कम हुआ। GST एक गंतव्य आधारित कराधान प्रणाली है और इस संशोधन के तहत केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के प्रतिनिधि जो है शामिल होने वाली एक GST काउंसिल
काउंसिल का निर्माण किया गया था। और ये जो है जीएसटी काउंसिल जो है, ये जीएसटी के संबंध में निर्णय लेने वाली सर्वप्रमुख या सर्वोच्च समिति है। इसमें देश की केंद्रीय वित्त मंत्री और सभी राज्यों के वित्त मंत्री शामिल होते हैं। अब आइए देखते हैं 101वें संविधान संशोधन के बाद महत्वपूर्ण 102वां संविधान संशोधन। 102वां संविधान संशोधन ये किस वर्ष में हुआ था? तो 102वां संविधान संशोधन 2018। और इसमें क्या व्यवस्था की गई थी? तो दोस्तों 102वां संविधान संशोधन, इसके द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, देखिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को नेशनल अदर बैकवर्ड क्लासेज कमीशन, जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया है 102वें संविधान संशोधन के द्वारा। और इस संशोधन के द्वारा आर्टिकल 338 बी जोड़ा गया और ये अनुच्छेद राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेज एनसीबीसी की संरचना, कार्य और शक्तियों को नियंत्रित करता है। इस संशोधन के तहत आर्टिकल 342 ए भी जोड़ा गया और ये अनुच्छेद राष्ट्रपति को किसी जाति को सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़ा घोषित करने का अधिकार देता है। साथ ही संसद को इस सूची में बदलाव करने का अधिकार दिया गया था। तो याद रखिएगा 102वां संविधान संशोधन 2018 ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा या राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन और इसके कार्य शक्तियों के संबंध में विवरण दिया गया है। संघ और राज्य सरकार सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग को प्रभावित करने वाले सभी नीतिगत मामलों में आयोग से परामर्श करेंगी। ये जो है 102वें संविधान संशोधन में इसकी महत्वपूर्ण व्यवस्था की गई है। अब आगे आइए देखते हैं दोस्तों जो महत्वपूर्ण है। आगे जो है हमारा ये है 103वां संविधान संशोधन। 103वां संविधान संशोधन 2019। तो ये किससे संबंधित है? देखिए 103वां संविधान संशोधन, तो दोस्तों 103वां संविधान संशोधन 2019 ये आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, यहाँ पर नोट कर दे रहा हूँ, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के शिक्षा संस्थानों में प्रवेश और नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था। आर्थिक रूप से कमजोर यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस, जो EWS हैं, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को शिक्षा संस्थानों में प्रवेश तथा नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था इस संविधान संशोधन के द्वारा की गई थी। तो याद रखिएगा 103वां संविधान संशोधन 2019 ये आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को शिक्षा संस्थानों में प्रवेश और नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था की गई। और इस संशोधन के माध्यम से संविधान में 2 आर्टिकल जोड़े गए हैं। कौन कौन से? आर्टिकल 15(6) और 16(6). 15(6) और 16(6) ये 2 जो हैं अनुच्छेद जोड़े गए हैं। और इस संविधान संशोधन के पूर्व में आरक्षण सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ापन के आधार पर, जातिगत आधार पर दिया जाता था, लेकिन इस संशोधन के द्वारा आर्थिक वंचना यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को भी पिछड़ेपन का आधार मानते हुए 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई। EWS को 10% आरक्षण की व्यवस्था जो है 103वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया है। तो याद रखिएगा इस संशोधन के पहले
आर्थिक जो आरक्षण था सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ापन के आधार पर था, लेकिन इसमें आर्थिक आधार पर पिछड़ेपन की व्यवस्था की गई और केंद्र और राज्य दोनों को समाज के ईडब्ल्यूएस को आरक्षण देने का अधिकार मिला और सामान्य वर्ग के उन गरीब लोगों को भी आरक्षण मिला जिन्हें पहले किसी तरह का आरक्षण नहीं मिलता था। इस आधार पर 103वां संविधान संशोधन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आइए 104वें संविधान संशोधन के बारे में जानते हैं। 104वां संविधान संशोधन 2019। देखिए 104वां संविधान संशोधन 2019 ये जो है इस संशोधन द्वारा संविधान के अनुच्छेद 334 क में संशोधन करते हुए लोकसभा और राज्यों की विधानसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण संबंधी प्रावधान को अगले 10 वर्ष के लिए बढ़ाते हुए इसे 25 जनवरी 2030 तक के लिए प्रभावी बना दिया गया है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। आप जान लीजिए भारतीय संविधान के 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 का संबंध अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के आरक्षण संबंधी प्रावधानों से है, आरक्षण संबंधी प्रावधान से है और इसमें संविधान के आर्टिकल 334 क में परिवर्तन करते हुए संशोधन करते हुए लोकसभा और राज्यों की विधानसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण संबंधी प्रावधान जो है 10 वर्षों के लिए और बढ़ा दिया गया है और अब ये कब तक के लिए 25 जनवरी 2030 तक के लिए इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। जो अनुसूचित जाति और जनजातियों के आरक्षण संबंधी प्रावधान थे। इसके अलावा इसमें एक और महत्वपूर्ण प्रावधान किया गया है। आप ये जान लीजिए कि इस संशोधन में लोकसभा और राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीयों के लिए सीटों के आरक्षण को समाप्त कर दिया गया है। पहले लोकसभा और राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीयों के लिए आरक्षण का प्रावधान था। आंग्ल भारतीयों के लिए जो आरक्षण था इसको 104वें संविधान संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया है। अब यानी इस तरह का प्रावधान अब आंग्ल भारतीयों के सीटों का जो आरक्षण था उसको समाप्त कर दिया गया है 104वें संविधान संशोधन के द्वारा। अब आइए 105वें संविधान संशोधन पर चलते हैं। ये सब लेटेस्ट संविधान संशोधन है। 105वां संविधान संशोधन, यहाँ से परीक्षाओं में प्रश्न अवश्य ही पूछे जाएंगे, मिलान के लिए भी पूछा जाएगा। तो 105वां संविधान संशोधन ये 2021 का है, याद रखिएगा। 105वां संविधान संशोधन ये 2021 का है। इसके तहत सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को मान्यता देने के लिए राज्य सरकारों की शक्ति को बहाल करने के लिए ये प्रावधान किया गया है। अब पहले क्या था कि संशोधन के राष्ट्रपति केवल केंद्र सरकार के उद्देश्य के लिए सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची को अधिसूचित कर सकते हैं। ये केंद्रीय सूची केंद्र सरकार द्वारा तैयार और अनुरक्षित की जाएगी। लेकिन यहाँ पर आप देख लीजिए कि ये राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की अपनी सूची तैयार करने में सक्षम बनाता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ पर मैं नोट कर दे रहा हूँ। 105वां संविधान संशोधन सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों को मान्यता देने के लिए राज्य सरकारों की शक्ति को बहाल करने के लिए किया गया था 105वां संविधान संशोधन।
शक्ति को बहाल करने के लिए किया गया था। और इस संशोधन के जरिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की अपनी सूची तैयार करना। देखिए, राज्य और यूनियन टेरिटरीज जो हैं, ये सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग की ये लोग अपनी सूची तैयार कर सकते हैं। 105वें संविधान संशोधन का यही उद्देश्य है। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों 105वां संविधान संशोधन। इसके तहत अनुच्छेद 342 के खंड 1 और 2 में संशोधन किया गया और एक नया खंड 3 जोड़ा गया। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। आप जान लीजिए कि ये जो हमारा संविधान संशोधन है 105वां संविधान संशोधन, तो ये 105वां संविधान संशोधन राज्यों की सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करने की शक्ति बहाल करने से संबंधित है। अब आइए लेटेस्ट संविधान संशोधन जो हमारे संविधान में हुआ है वो है 106वां संविधान संशोधन 2023। 106वां संविधान संशोधन 2023 ये अभी तक का लेटेस्ट यानी अंतिम संविधान संशोधन है। इसके द्वारा क्या प्रावधान किया गया है, तो महिलाओं के लिए सभी सीटों में, देखिए 106वें संविधान संशोधन द्वारा महिलाओं के लिए सभी सीटों में 1/3 आरक्षण, 1/3 आरक्षण मतलब 33% आरक्षण का प्रावधान है, जिसमें SC/ST के लिए, SC यानी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए भी आरक्षित सीटें शामिल हैं, आरक्षित सीटें शामिल हैं। तो जो 106वां संविधान संशोधन हमारा है ये 2023, इसमें महिलाओं के लिए सभी सीटों में 1/3 सीटें आरक्षित करने का प्रावधान है। और ये आरक्षण कहाँ पर, लोकसभा, राज्य विधानसभा और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR दिल्ली की विधानसभा में, यानी कि ये सभी जगह लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं में सभी जगह जो है ये 1/3 महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित करने की व्यवस्था है। और इस अधिनियम को आप जान लीजिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम, इस अधिनियम को नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। और ये अधिनियम उस तारीख से लागू होगा जिसे केंद्र सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना के जरिए तय करेगी। और ये जो संशोधन है, ये आरक्षण संशोधन के द्वारा जो आरक्षण है ये 15 वर्षों के लिए जो है ये आरक्षण दिया जाएगा, ये इसके महत्वपूर्ण प्रावधान हैं। तो दोस्तों इसमें देखिए हमने सभी महत्वपूर्ण लेटेस्ट संविधान संशोधनों के बारे में जान लिया। इसमें जो हमारा नवीनतम 100वां संविधान संशोधन है ये भारत बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौते को मंजूरी देने के लिए किया गया। 101वां संविधान संशोधन 2016 है, ये GST लागू किया गया और GST पूरे देश में इस संशोधन के द्वारा 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ था। इसके अलावा 102वां संविधान संशोधन राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने से संबंधित है। 103वां संविधान संशोधन 2019 आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को शिक्षा संस्थानों में प्रवेश और नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था करता है। 104वां संविधान संशोधन 2019 ये अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण के प्रावधान को अगले 10 वर्षों के लिए एक्सटेंड किया गया है। साथ ही 104वें संविधान संशोधन के तहत ही आंग्ल भारतीयों के लिए जो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में आरक्षण की व्यवस्था थी उसको समाप्त कर दिया गया है।
105वां संविधान संशोधन 2021 ये सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए जो है ये मान्यता देने के लिए राज्य सरकारों को शक्ति देता है और इसमें ये व्यवस्था की गई है कि राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश पिछड़े वर्गों की अपनी सूची बना सकते हैं। और भारतीय संविधान का अंतिम और अभी तक का लेटेस्ट संविधान संशोधन 106वां संविधान संशोधन 2023 ये प्रावधान करता है लोकसभा, राज्य विधानसभा और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 सीटों का आरक्षण। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इसमें हमने संविधान में किए गए लेटेस्ट संविधान संशोधनों के बारे में पढ़ा और ये आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।